हेलो स्टूडेंट्स। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 का कक्षा 8 का विज्ञान विषय का हम अपडेट वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। RSCERT द्वारा जारी किया गया ये मॉडल पेपर है। ये वीडियो हमने पूर्व में डाल दिया था, लेकिन छात्रों की विशेष रिक्वेस्ट के कारण हमने जो प्रश्न हल कैसे करते हैं पेपर के अंदर, उस हिसाब से वीडियो बना के डाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगा कि प्रश्नोत्तर कॉपी का नाम आ गया, जो बुकलेट मिलेगी आपको, उस बुकलेट में हम किस प्रकार से लिखेंगे, और साथ ही हमको ये आइडिया भी हो जाएगा कि बुकलेट में कितना स्पेस हमको मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मॉडल पेपर विज्ञान विषय का है। सब्जेक्ट यहाँ नीचे हिंदी और इंग्लिश में भी दे रखा है, टाइम दे रखा है, पूर्णांक दे रखा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर उनके सामने कोष्टक में देने हैं। तो खरीफ की फसल यहाँ है, तो खरीफ की फसल यहाँ मक्का है, स उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको केवल एक जो है ना, एक कोष्टक में ही लिखना है, दोनों कोष्टक में नहीं लिखना है। दोनों कोष्टक में लिख दोगे तो भी सही है वैसे, लेकिन जहाँ तक उसके जो कॉपी जांच करता है उसको कन्फ्यूजन न हो, आपको एक में ही लिखना है। जैसे मान लो आप हिंदी से कर रहे हो तो यहाँ आप लिख दीजिए, इससे कि कॉपी जांचकर्ता को आसानी रहेगी। उसके बाद में मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। संश्लेषित रेशा यहाँ है नायलॉन। निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो चांदी है। चांदी के तार भी बनाए जा सकते हैं, चादर भी बनाई जा सकती है। अगला प्रश्न है समाप्त न होने वाला संसाधन है, तो यहाँ आ जाएगा पेट्रोलियम। उसके बाद में वनोन्मूलन का कारण है, तो कृषि के लिए वनों को काटना, ईंधन के रूप में लकड़ी जलाना, दावानल व भीषण सूखा, ये सारे ही वनोन्मूलन के कारण हैं। आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर के अंदर। यहाँ बच्चों ने दोनों कर रखे हैं, इंग्लिश वाला और हिंदी वाला दोनों भर रखे हैं। निम्न में से कौन सा संकटापन्न जंतु है? तो यहाँ बाघ आ जाएगा। मशीनों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि घर्षण कम हो सके। उसके बाद में निम्न में से किस वाक तंतु की जो आवृत्ति है वो न्यूनतम होने की संभावना है? तो न्यूनतम आवृत्ति यहाँ पुरुष की कर रखी है, तो यहाँ छोटे लड़के और पुरुष दोनों की, और दोनों एक साथ आपको मिल जाए तो आप पुरुष की करेंगे, छोटे लड़के की नहीं करेंगे। पिछले मॉडल पेपर में हमने छोटे लड़के की करवाया था, तो ये अपडेट कर लीजिएगा आप। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण बेकेलाइट है। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से मौसम परिवर्तन के कारण या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ आते हैं। मौसम और जलवायु में आपको बेसिक अंतर पता होगा। मौसम कम समय की घटना है, जबकि जलवायु थोड़ी लंबे समय की घटना है, इसलिए यहाँ मौसम दे रखा है। साइबेरियन सारस का यहाँ हम उदाहरण दे सकते हैं। टेडपोल का वयस्क रूप में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। जूतों के तले घर्षण के कारण घिस जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को हम संगीत कहते हैं। गलत बात है। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी गलत बात है।
पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, तो ये भी गलत बात है। आसूत जल से विद्युत धारा का चालन होता है, ये भी गलत है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है, ये सही है। लोहे में संचारित होने एवं जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, ये भी सही है। टाइगर प्रोजेक्ट बाघ संरक्षण से संबंधित है, ये भी सही है। उसके बाद में विद्युत का सुचालक यहाँ है तो लोहा है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। भूकंप आने का कारण है तो पृथ्वी की प्लेटों की गति। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल। रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस है यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए प्रश्न नंबर 10। आप गर्मियों में सूती वस्त्र और संश्लेषित वस्त्र में से किसका कपड़ा खरीदेंगे? तो यहाँ दे रखा है प्राकृतिक रेशे कम मजबूत होते हैं, इसलिए प्राकृतिक रेशों के बने कपड़े कम टिकाऊ होते हैं और जल्दी फट जाते हैं, तो यहाँ प्राकृतिक रेशे रख दिए। संश्लेषित रेशे बहुत अधिक मजबूत होते हैं और इनके बने हुए कपड़े अत्यंत टिकाऊ होते हैं, तो पहला तो हम ये कर लेंगे जो लंबे समय तक चलते हैं। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, ये पहला तो कम इम्पोर्टेंट है, दूसरा है प्राकृतिक रेशे बहुत अधिक पानी सोखते हैं, जिस कारण प्राकृतिक रेशों के बने कपड़े धोने से जल्दी नहीं सूखते, और संश्लेषित रेशे कम पानी सोखते हैं। तो यहाँ पर हमको जो उत्तर करना चाहिए था वो ऐसा था कि गर्मियों के लिए हम सूती जो वस्त्र है उसका चयन करेंगे, क्योंकि ये पसीना जल्दी सोखते हैं और हमको ठंडक राहत देते हैं। यहाँ जो बालक ने लिखा है वो थोड़ा हटके है। धातु और अधातु में 3 अंतर देने हैं, तो धातुवीय ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, अधातुवीय ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, ये अंतर दे दिए। ग्रेफाइट इसका अपवाद है जो अधातु है लेकिन सुचालक है। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, अधातुएं अम्लीय और उदासीन ऑक्साइड बनाती है। धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक अत्यंत उच्च होते हैं, अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, तो ये आप लिख सकते हो। संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उलट जाए तो इस पर फर्श के लिए चलना कठिन होगा सरल होगा? तो यहाँ पर देखिए गीले फर्श पर चलना कठिन होगा, जूतों और गीले फर्श के मध्य घर्षण बल कम होगा। हम गीली सतह पर चलते हैं तो प्रतिक्रिया बल जो है वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यहाँ एक मेन चीज़ जो लिखी है बालक ने वो प्रतिक्रिया बल है, अच्छी चीज़ है, ये हमको प्राप्त नहीं हो पाता, जिससे घर्षण बल है वो कम हो जाता है और हम गिर भी सकते हैं। कॉलम का मिलान करना है तो ये देखिए रबी की फसल है, यहाँ गेहूं और चना है, एक प्रोटोजोआ मलेरिया का वाहक है, कपास प्राकृतिक रेशा है, ये यहाँ मिलेगा। डीजल क्या है? डीजल एक मोटर का ईंधन है, अंडाणु उत्पादित होते हैं अंडाशय में, तो ये इन्होंने छोड़ दिया, ये कर लीजिएगा थोड़ा सही तरीके से। मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए खाद मिलाया जाता है। दूसरा प्रश्न है कैरम बोर्ड खेलते समय घर्षण कम करने के लिए क्या गिराते हैं? तो पाउडर गिराते हैं। किसी एक ध्वनि प्रदूषण का नाम लिखिए, जैसे तो ध्वनि प्रदूषण का नाम यहाँ डीजे है, वाहनों से आने वाली आवाज़ है, ये आप लिख सकते हैं। विद्युत का एक कुचालक पदार्थ का नाम लिखिए, सूखी लकड़ी और प्लास्टिक। विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम है CO2।
सीएनजी और एलपीजी का उपयोग से क्या लाभ है? तो ये मुख्य लाभ ये देखिए, ये वायु प्रदूषक नहीं है, इसका लगभग पूर्ण दहन हो जाता है और जलने पर कोई अवशेष भी नहीं छोड़ती, अपेक्षाकृत सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो जाती है, ज्वलन ताप कम होता है। तो ये सीएनजी के लिए है। एलपीजी के लिए थोड़ा उल्टा कर लेंगे इसका। उसके बाद में है नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो बुक है हमारी उसमें दे रखा है मानव में नर जनन तंत्र। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है वर्षण है एक जोड़ी, शिश्न है, शुक्राणु नलिका है और ये ऊपर शुक्राशय है। तो ये आप चित्र बना सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर बुक में से देख लें, एक ही बात है। अगला है आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद क्यों की जाती है? तो इसका कारण है क्योंकि विद्युत आपूर्ति चालू रहेगी तो आग लग सकती है, स्पार्किंग हो सकती है तथा उसके फैलने की संभावना बढ़ जाएगी, विद्युत करंट फैलने की आशंका बढ़ जाएगी। यदि आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग किया गया तो उसकी जो है वो मात्रा वो बढ़ सकती है क्योंकि वो सुचालक होता है। भूकंप से बचने के लिए सावधानी। तो भवनों का डिजाइन ऐसे होना चाहिए कि बड़े भूकंपों के झटकों को सह सके। उचित यह है कि भवनों को ढांचे को सरल और सही तरीके से बनाया जाए, अलमारी आदि की दीवारों के साथ जड़ दे जिसमें आसानी से नहीं गिरे। और वो सारी जो उपाय है इसमें दो ही लिखे हैं। अगला प्रश्न यहाँ है सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ आप देख पा रहे हैं सौर परिवार आपको दिखाई दे रहा है। चित्र नंबर जो हमारा है 17.25 17 के पाठ में है। और सूर्य है, सूर्य के बाद में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और उसके बाद में क्षुद्र ग्रह पट्टिका आपको बनानी है। बृहस्पति ग्रह बनाना है सबसे बड़े आकार का। इस तरीके से ये जो सौर परिवार है ये कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वुनोन मॉडल का अर्थ बताइए और उसके कारण बताइए। उसके बाद में रेड डाटा बुक। तो यहाँ पर जो लिखा गया है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों और कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना, पशुओं के अतिचारण के लिए प्राकृतिक कारक जो है दावानल है, भीषण सूखा है, वनोन्मूलन के प्रभाव है। दुष्प्रभाव भी बता रखे हैं यहाँ बालक ने। तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात में असंतुलन, अधिक बाढ़, भूस्खलन, जलवायु प्रदूषण और वनों में रहने वाले पेड़ पौधों को नष्ट होना, प्रवास खत्म होना, स्थलीय जल में कमी आना, भूमि की उर्वरता में कमी आना। उसके बाद में रेड डाटा बुक क्या है? तो वह पुस्तक है जिसमें संकटावन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों और जंतुओं के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक बनाई गई है। उसके बाद में चलते हैं पार्ट सी में, खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार नियंत्रण कैसे हो सकता है। तो खरपतवार वे अवांछनीय पौधे या जंगली पौधे हैं जो खेत में बोई गई फसल के साथ अपने आप उगाते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई करते हैं। इस क्रिया में ऐसे पौधों को खेत से हटा देते हैं। खरपतवार हटाने के लिए निम्न विधियाँ भी काम में लेते हैं। जैसे अपना जो DD 2,4-D है
एक खरपतवारनाशी है 2,4-D, उसका भी हम उपयोग कर पाएंगे। उसके बाद में सिंचाई, तो उचित समय और विभिन्न अंतराल पर खेत के जल को खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। 2 तरीके की विधियाँ यहाँ है। छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पूरा जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। पाइपों के द्वारा ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। दूसरा ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों से गिराकर फूलदार पौधे, बगीचे और वृक्षों में पानी देने का सर्वोत्तम यहाँ तरीका है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण नियंत्रण करने के 4 उपाय बताइए और वायु प्रदूषण से कैसे है। तो यहाँ दे रखा है, वायुमंडल, घरों से निकला हुआ कचरा है, मार्जक है, शरीर जल को शहर के निकट नदियों और तालाबों में गिराकर नालियों द्वारा बाहर ले जाकर आबादी से दूर गिराया जाना चाहिए। दूसरा है, कल कारखानों से निकलने वाले जहरीले अपशिष्ट पदार्थों एवं गर्म जल को जलाशयों, नदियों तथा समुद्र में नहीं डालना चाहिए। कारखानों के जो अपशिष्ट है उसको उपचारित करने के बाद में ही नदी में डालना चाहिए। कीटनाशकों का प्रयोग करते समय ध्यान देना चाहिए कि खेत का जल पीने वाले जलाशय में बहकर ना जाए। उसके बाद में वायु प्रदूषण में यहाँ थोड़ा लिख रखा है, लेकिन ज़्यादा लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न बड़ा है, निबंधात्मक है। तो वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों की निश्चित अनुपात में होती है। इसके अनुपात में असंतुलन की जो स्थिति है उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। यहाँ प्रदूषक लिख रखा है। अगला प्रश्न है लास्ट का, मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपन ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन की आवृत्ति और आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए बच्चे ने कर नहीं रखा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो आवृत्ति होती है, आवर्ती बराबर होती है कंपन प्रति सेकंड। तो यहाँ पर हमारे कंपन कितने हैं, 500 और सेकंड है 1, तो यहाँ आवर्ती हो जाएगी हमारी 500। उसके बाद में आवर्तकाल बराबर 1/, आवर्ती। तो यहाँ पर जो आवृत्ति है वो हमारे पास कितनी है, 500 है। तो जो अपना टी हो जाएगा 1/500 हो जाएगा और इसकी जो यूनिट आएगी वो आ जाएगी सेकंड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के किस भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है, उस भाग का नाम ये बताइए। तो देखो ढोलक जो होती है किस तरीके से होती है, ये हमारी ढोलक हो सकती है ऐसे। इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो तनी हुई झिल्ली होती है ये ध्वनि उत्पन्न करती है। उसके बाद में सितार की बात करें तो सितार हमारी कुछ इस तरीके से होती है, यहाँ पर तार लगे रहते हैं तो इसमें तनित तारों द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। उसके बाद में क्या दे रखा आगे, बांसुरी। तो बांसुरी के अंदर ये इस तरीके से लकड़ी की बनी होती है और ये ऐसे छेद होते हैं। तो इन छेदों को हवा के द्वारा कंट्रोल होती है इसकी आवाज़। जो अपने मुख से हवा का जो गति है वो कम ज़्यादा होती है। उसके बाद में मंजीरा। तो मंजीरा में ये इस प्रकार की शेप होती है, दो, ये इधर बंधा होता है और ये इधर बंधा होता है। तो ये दोनों आपस में जब टकराते हैं तो आवाज़ उत्पन्न होती है।
स्टूडेंट्स ये था जो अपडेटेड मॉडल पेपर है वो। यदि मॉडल पेपर में आपको किसी प्रकार की अशुद्धि दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि बालकों द्वारा ये जो मॉडल पेपर है ये करवाया गया है और अशुद्धियाँ हो सकती है। अपने मित्रों को शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले पाएँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।